हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं क्वांटम भौतिकी की। चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 7 में हमारी क्लास नंबर 6 है जो कि यूनिट नंबर 4 के अंदर है। और यहाँ पे देखो आज अपन बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि जो हमने नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं टेलीग्राम पे उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आपको देखो जहाँ पे अपन कर रहे थे क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे उन क्वेश्चन जो मैंने लिखवाए थे नोट्स के अंदर उसमें 4 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अपन ने कर लिया था। ठीक है, यानी कि प्लांक के भाई साहब का जो नियम था उसको प्रूव कर दिया। प्लांक के द्वारा अपन ने वीन का प्रूव कर दिया। वीन के बाद में रेलेजेंस का प्रूव कर दिया था। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा वो है आज, और उसका अपन आंसर यहाँ पे करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अपन कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत अपन क्या करने वाले हैं, स्टीफन बोल्ट्जमान का जो नियम है उसका सॉल्यूशन करेंगे आज। और वो भी किसकी सहायता से, वो भी अपन करेंगे प्लांक का जो नियम है उसकी सहायता से। स्टीफन बोल्ट्जमान का जो नियम है उसको अपन प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात तो पहले आपको स्टीफन बोल्ट्जमान का जो नियम है वो पता होना ज़रूरी है। पहले तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि भाई स्टीफन बोल्ट्जमान का जो नियम है वो क्या होता है। फिर उसके बाद में उसकी सहायता से अपन प्लांक के नियम का उपयोग करते हुए स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे देखो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं स्टीफन 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 बोल्ट्जमान बोल्ट्जमान स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। तो स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम आपको याद होना चाहिए, और मैंने ये आपको करवाया था जब वहाँ पे अपन ने ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा था, कृष्ण के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे भी इन्होंने नियम दिया था अपना, यानी कि प्रायोगिक रिजल्ट इन्होंने दिए थे स्टीफन बोल्ट्जमान ने। तो इन्होंने क्या कहा था कि जब अपन कृष्णिका के बारे में पढ़ रहे थे, उसका जो प्रायोगिक वक्र है उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने कहा था कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता होती है जिसका अपन किससे निरूपित करते हैं, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन ऊर्जा जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारे पास जो टेम्परेचर की पावर है उसके टेम्परेचर की पावर 4 के समानुपाती होता है। तो ये नियम था स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पे समानुपाती का जो चिन्ह है उसको उठा देंगे, और हमारे पास यहाँ पे सिग्मा टी की पावर 4 यहाँ पे अपना कांस्टेंट आता है। और यहाँ पे जो सिग्मा है हमारा वो क्या है, हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट नियतांक। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे इसको प्रदर्शित कर दिया है। लेकिन आपको यहाँ पे देखो जो हमारा सिग्मा है उसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। हमारे पास सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमान है, और स्टीफन बोल्ट्जमान जो हमारे पास नियतांक है सिग्मा, इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। और वो कितनी होती है, 2/15 पाई की पावर 5 के की पावर 4 अपॉन में h³ c²। ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। और आपको पता है, देखो आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे सिग्मा हमारे पास क्या, स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो जितनी भी वैल्यू देखो 2/15 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। अर्थात ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो हमारे पास जो सिग्मा है वो भी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब देखो अब आगे अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि आखिरकार हम स्टीफन बोल्ट्जमान को प्लांक की सहायता से प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो हमारे पास हमको आखिरकार जो प्लांक का जो नियम आएगा ना उसकी सहायता से पूरा मतलब कैसे प्रूफ करना है। तो हमें लास्ट में रिजल्ट मिलेगा, वो हमें मिलेगा ई की पावर नहीं, ई इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पे देखो 2/15। ठीक है, और पाई की पावर में 5 से के 4 अपॉन में h³ c² डॉट यहाँ पे टी की पावर 4। इस प्रकार हमें प्लांक भाई साहब की सहायता से ये फॉर्मूला हमें प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हमको जो लास्ट में रिजल्ट निकालना है ना प्लांक की सहायता से, वो अपन को निकालना है E बराबर 2/15 पाई की पावर 5 के 4 अपॉन में h³ c² डॉट टी की पावर 4। ये वैल्यू अपन को लास्ट में फाइंड करनी पड़ेगी। तो फिर प्लांक भाई साहब के द्वारा अगर हम ये वैल्यू निकाल देंगे
ठीक है। तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम को भी संतुष्ट करता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हमारे जो सिग्मा की वैल्यू है इसको आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसका सॉल्यूशन और आपको मज़ा आएगा, और थोड़ा सा क्या इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो और भी शानदार मज़ा आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे तो प्रॉब्लम होगी क्या, अपन ने कुछ किया ही नहीं अभी तक। तो अब करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे अपन, प्रूफ में करेंगे हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम प्लांक भाई साहब का जो नियम है उसकी सहायता लेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उससे इसी की सहायता से ये वैल्यू निकालेंगे आप। तो लास्ट में देख लेना, अगर आपके पास रिजल्ट आता है तो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो स्टीफन बोल्ट्जमान का जो नियम है वो प्रूफ हो चुका है प्लांक की सहायता से। तो यहाँ पे इसका प्रूफ करते हैं अपन। तो देखो प्रूफ करते हैं, और आप जानते हैं हमारे पास जो कुल ऊर्जा घनत्व होगा, देखो हमारे पास जो कुल ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होगा, कुल ऊर्जा घनत्व। तो कुल ऊर्जा घनत्व के अंतर्गत अपन बात करते हैं हमारे पास, तो कुल ऊर्जा घनत्व हमारे पास क्या होगा, कुल ऊर्जा घनत्व होगा हमारे पास U इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब देखो अपन कुल ऊर्जा घनत्व की बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा घनत्व को प्रदर्शित करते हैं U से, ठीक है, और टोटल की बात करते हैं तो आपको पता है कुल निकालते हैं अपन, तो अपन इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं U लैम्डा और D लैम्डा। अब यहाँ पे U लैम्डा D लैम्डा क्या है, यहाँ पे जो अपने पास अल्फा कोमा अल्फा प्लस D, अल्फा नहीं गलत बोल गया, यहाँ पे हमारे पास जो U लैम्डा प्लस में लैम्डा प्लस D लैम्डा, जो हमारे पास अंतराल मैंने आपको बताया था, तो उस अंतराल के द्वारा मैक्सवेल, हमारे पास मैक्सवेल जो हमारे पास सांख्यिकी मैक्सवेल हमारे पास सांख्यिकी थी, उसके द्वारा हमने यहाँ पे U लैम्डा और D लैम्डा को परिभाषित किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लैम्डा कोमा लैम्डा प्लस D लैम्डा जो अंतराल था उसके अंतर्गत हमारे पास ये ऊर्जा घनत्व है। अब यहाँ पे ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं, कुल ऊर्जा घनत्व की, तो U इज इक्वल टू हम बात करते हैं और इंटीग्रेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे इसकी लिमिट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे अपन जो इसकी लिमिट है वो किस प्रकार अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं कि हमारे पास जो कृष्णिका होती है, हमारे पास जो ब्लैक बॉडी होती है वो अपने पास निम्न यानी कि निम्न टेम्परेचर अपन बात करते हैं, लो टेम्परेचर पर क्या करती है, सभी तरंगों को अवशोषण करती है। अर्थात बिल्कुल अपन बात करते हैं, बिल्कुल अपन बात करते हैं जीरो लेवल से तरंगों का अवशोषण करती है, और कहाँ तक, अनंत जितने भी तरंग दैर्घ्य, जितने भी तरंग दैर्घ्य की जो तरंग होती है अपने पास, उनका सबका अवशोषण करती है और उच्च तापमान पर उन सबका उत्सर्जन कर देती है। तो यहाँ पे अपन टोटल कुल एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, तो हमारे पास ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आता है U लैम्डा D लैम्डा, 0 से लेकर इन्फिनिटी इसकी लिमिट आ जाती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये फॉर्मूला अपन ने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंतर्गत अपन, आपको पता है प्लांक का जो रेडिएशन फॉर्मूला है, प्लांक का जो विकिरण सूत्र है, उसका उपयोग करते हुए अपन यहाँ पे U लैम्डा D लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं कुल ऊर्जा घनत्व के फॉर्मूले को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आगे सोल्व करते हैं थोड़ा सा, और हमारे पास जो प्लांक का नियम है, प्लांक के विकिरण सूत्र से, प्लांक का जो हमारे पास विकिरण सूत्र रेडिएशन जो फॉर्मूला है उसकी सहायता से आपको देखो, अब जो प्लांक के जो नियम का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, और जो हमारे पास रेले जीन्स है, हमारे पास जो वीन है, इन सभी के जो फॉर्मूले हैं आपकी जुबान पे रटे हुए होने चाहिए। आगे बात समझ में। और उसके अलावा देखो हम यहाँ पे काम में लेंगे U लैम्डा D लैम्डा, अर्थात तरंग दैर्घ्य के रूप में हमारे पास जो प्लांक का जो विकिरण सूत्र है वो क्या होता है, आपको याद होना चाहिए 8 पाई HC अपॉन में लैम्डा की पावर 5 डॉट 1 अपॉन ए की पावर में HC अपॉन में लैम्डा के T माइनस का 1, ठीक है। और D लैम्डा की अपन बात करते हैं, ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 हो गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास U लैम्डा D लैम्डा की वैल्यू आपको पता है प्लांक के विकिरण सूत्र से 8 पाई HC अपन में लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन HC अपन में लैम्डा के T माइनस का 1, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि इंटरेस्ट बनाओ अपने आप में, और इंटरेस्ट बनेगा तभी मजा आएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 हमारे पास आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 और 2 की सहायता से U लैम्डा D लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में।
तो करते हैं, देखिए क्या होता है। फिर पुट करने के बाद में देखते हैं क्या होगा, और फिर उसके बाद में हमें और क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे कि हमें ई इज इक्वल टू ये वैल्यू हमें मिल जाए। मज़ा आएगा नहीं आएगा? मतलब देखो इसकी सहायता से अपन कैसे भी कर करके, फिजिक्स में यही तो इंटरेस्ट है। फिजिक्स में जो हमारे पास ये डेरिवेशंस आते हैं इस प्रकार के, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगती है मेरे को, कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे देखो ये वैल्यू है हमारे पास, इस वैल्यू को हम कैसे भी परिवर्तन करके इस वैल्यू में चेंज करेंगे। आप देखना कैसे करेंगे, ये तो एक मैजिक हो गया, मैजिक। तो देखना अपन एक मैजिक करने वाले हैं अब। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान से समझो भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझने की यहाँ पे कोशिश करना। तो धीरे धीरे आपको बिल्कुल शानदार तरीके से अपना डेरिवेशन अपन को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन समीकरण हमारे पास क्या है, एक है, और समीकरण हमारे पास दो है। इनकी सहायता से अपन ने क्या किया, हमारे पास समीकरण दो से एक में वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी आपको पता है, हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, u इज इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट, बिल्कुल सही है, 8 पाई एच सी अपॉन में लैम्डा की पावर 5 डॉट 1 अपॉन में ई की पावर एच सी अपॉन में लैम्डा के टी माइनस का 1, और डी लैम्डा हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसको समीकरण नंबर 3 अपन नाम दे देते हैं। अब देखो अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे लेट करना है, मानना है। माना x इज इक्वल टू क्या मानना है अपन को, एच सी अपॉन में लैम्डा के टी। ठीक है, यहाँ से अपन को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास एच सी अपॉन में एक्स के टी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन को ये ऐसे क्यों करना है, आप ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली यहाँ से, और लैम्डा की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि देखो हमने लेट करा है, माना है। समझो इस बात को, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको। यहाँ पे अपन ने लेट करा है, माना है कि हमने x बराबर ये मान लिया। फिर देखो हम यहाँ पे x बराबर ये मान लिया हमने, फिर अपन क्या करेंगे, हमारे पास जो इंटीग्रेशन को अपन चेंज कर रहे हैं ना, वो अपन पूरे x में चेंज करेंगे इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हमारे पास x को मान लिया, अब हमारे पास देखो इसको पूरे को अपन x में चेंज करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे डी लैम्डा है, इस डी लैम्डा की वैल्यू भी अपन को कुछ से रखनी पड़ेगी, तभी जाके हम x की वैल्यू, मतलब डी लैम्डा की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू भी हमें x के रूप में निकालनी पड़ेगी। तो क्या करें, हम क्या कर देते हैं, हमारे पास यहाँ से देखो x बराबर एस से अपन लैम्डा की 80 मान लिया, यहाँ से अपने लैम्डा की वैल्यू निकाली, इस लैम्डा की वैल्यू को अपन क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो अवकलन किस प्रकार होगा, लैम्डा सॉरी डी लैम्डा अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एच सी अपॉन में के टी कॉन्स्टेंट है, और आपको पता है 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर अवकलन होता है। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास डी लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, डी लैम्डा इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1 अपॉन क्या आ गया हमारे पास, एच सी अपॉन में के टी यानी कि एक्स स्क्वायर के टी डॉट डी एक्स। तो यहाँ पे हमने डी लैम्डा की वैल्यू को निकाल लिया, अर्थात आप समझने की कोशिश करो। समीकरण नंबर 1 और 2 की वैल्यू, 2 की सहायता से हमने क्या किया, यू लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख दी। उसके बाद में हमने ई की पावर यहाँ पे एस से अपन लैम्डा के टी है उसको अपन ने एक्स मान लिया। अपन क्यों मान लिया, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ना उसको अपन एक्स में चेंज कर रहे हैं, एक्स के फलन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और क्यों कर रहे हैं एक्स के फलन में चेंज, आपको थोड़ा इंतज़ार रखो, आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने इसको एक्स में चेंज किया। ठीक है, एक्स में चेंज करने के लिए यहाँ पे देखो हमें जो डी लैम्डा है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डी लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली, उसके बाद में हमने इसका एक्स के साथ इसका अवकलन कर दिया, और हमने डी लैम्डा की वैल्यू भी हमने आराम से निकाल ली है। लेकिन यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 टू इन्फाइनाइट है, आपको दिख रही होगी। ठीक है, लेकिन हमें तो वैल्यू एक्स की चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि नहीं है, हमें वैल्यू चाहिए एक्स की। तो हमें एक्स के फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट को निकालना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास लैम्डा की पावर 0 है, हमारे पास देखो लैम्डा की पावर 0 है और इन्फाइनाइट है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में, अगर यहाँ पे रख दो, यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, वो तो कहीं भी रख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसमें रख दो। तो लैम्डा की पावर देखो अपन क्या रखते हैं, देखो लैम्डा की पावर अपन 0 रखते हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट समीकरण में। तो लैम्डा की पावर जब हमारे पास 0 रहती है तो हमारे पास देखो 1 अपॉन में 0 क्या होगा, इन्फाइनाइट। तब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होगी इन्फाइनाइट होगी, और जब हमारे पास लैम्डा की पावर इन्फाइनाइट होगी तब हमारे पास
एक्स की पावर 0 होगी। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रकार हमने यहाँ पे एक्स की भी लिमिट को निकाल दिया है। तो यहाँ पे जो पूरा इंटीग्रेशन हमारा वो एक्स में चेंज हो गया है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको, तो है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे ये करेंगे कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज अपन ने निकाली है उनको अपन ने समीकरण जो 3 है उसमें वैल्यू को पुट कर देना है। देखो आप ध्यान से देखना यहाँ पे अब क्या चेंजेस हुए हैं। तो समीकरण 3 जो हमें दिख रहा है उसको अपन दिखा देते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण नंबर 3 देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो ये दिख रहा है। यहाँ पे अपन क्या करना है, सिंपल देखो यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू रख देंगे, उसके बाद में डी लैम्डा की जो वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखो क्या वैल्यू मिलेगी, U इज इक्वल टू, यू क्या है हमारे पास, टोटल एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, कुल ऊर्जा घनत्व है। इंटीग्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे अपन x के रूप में हमने फलन को चेंज कर दिया है। तो हमारे पास जो फलन आएगा वो देखो हमारा किस प्रकार आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी यानी कि जो हमारे पास लिमिट बनेगी वो बन गई हमारे पास अब। तो यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे, तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहाँ पे अपन ने जो लिमिट रखी है वो इन्फाइनाइट टू 0 के रूप में रखेंगे। ठीक है, इन्फाइनाइट टू 0 के रूप में क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन ने लिमिट निकाली है जो लैम्डा के रूप में हमारे पास लिमिट है 0 टू इन्फाइनाइट है, और एक्स के रूप में जो लिमिट है वो इन्फाइनाइट टू 0 के रूप में। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, और यहाँ पे क्या है कि जो लिमिट है हमारे पास है वो एक्स की फॉर्म में नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो वो कि वो अपने पास वैल्यू है 8 पाई एच सी हमारे पास है, अपॉन में कितना है हमारे पास, लैम्डा की पावर 5 है। ठीक है, और हमारे पास 1 अपॉन में ई की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ई की पावर एक्स हो जाएगा, और उसके बाद में देखो हमारे पास क्या वैल्यू रखेंगे, ई की पावर एक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हमारे पास डॉट डी लैम्डा की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर डी लैम्डा की हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो देखना यहाँ पे हमारे पास है माइनस, तो माइनस को आगे लगा दो, और माइनस एच सी अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के टी डॉट डी एक्स। लेकिन यहाँ पे आपने एक और गलती कर रहे हो आप, यहाँ पे आप एक और गलती करोगे, उसको आपको नहीं करना है। वो क्या करना है कि देखो हमने यहाँ पे इसको एक्स में बदल दिया, यहाँ पे डी लैम्डा की वैल्यू भी रख दी, यहाँ पे हमने ई की पावर में एक्स में जो भी लैम्डा की वैल्यू थी उसको एक्स में बना दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो लैम्डा की पावर यहाँ पे 5 है, तो इस लैम्डा को भी हमें एक्स के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो इस लैम्डा को एक्स की पावर में चेंज करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो ये लैम्डा की वैल्यू है उसको उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो अब करना है अपन को ये काम। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे तो आप हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लैम्डा की ये यहाँ पे लिमिट है हमारे पास, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट टू 0, एक एक स्टेप को समझो भाई, इनफाइनाइट टू 0, फिर उसके बाद में हमारे पास देखो 8 पाई एच सी अपॉन में लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, एच सी अपॉन में हमारे पास क्या है, एक्स के टी की पावर है 5। ठीक है, और यहाँ पे इंटू में क्या है हमारे पास 1 अपॉन में ई की पावर एक्स है, और डॉट हमारे पास है एच सी अपॉन में क्या है हमारे पास, एच सी अपॉन में हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर के टी डॉट डी एक्स। अब आप देख सकते हो हमारे पास जितने भी वैल्यू हैं वो पूरे एक्स के रूप में चेंज हो गई। हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो पूरा एक्स के रूप में चेंज हो चुका है। अब बिल्कुल है भाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, जो भी अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में आपको पता है जो भी कांस्टेंट राशि होती है उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे खुद देखना, यहाँ पे अपन ने क्या करा, u इज इक्वल टू हमने जो भी कांस्टेंट हमारे पास देखो 8 पाई एच सी है, तो हमारे पास देखो ये एच सी है, यहाँ पे भी एच सी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 8 पाई एच सी का होल स्क्वायर कर देंगे, ये 2 बार स्क्वायर कर दो, उसमें क्या बात है। ठीक है, और हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स के टी है। ठीक है, ये एक्स के टी है, आपको पता है यहाँ पे एक्स के टी ऊपर जाएगा, यानी कि हमारे पास ऊपर जाएगा एक्स के टी, तो क्या बचेगा यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपॉन में एक्स के टी है, ये हमारे पास क्या है एक्स के टी है, तो इसको तो एक्स को तो ये पर नीचे रख देते हैं, के टी हमारे पास क्या है, हाँ के टी की पावर 5 है, तो आप ऊपर देखोगे ये ऊपर आएगा, हमारे पास आ जाएगा के टी की पावर 5। ठीक है, और उसके अलावा क्या है यहाँ पे देखो आप खुद देख सकते हो, हमारे पास देखो एच सी है, तो एच सी की पावर 5 भी हमारे पास है, और यहाँ पे भी के टी एक और है, तो अपॉन में एक के टी और आ जाएगा। और इंटीग्रेशन मैंने देखो यहाँ पे लिमिट वापस ध्यान देना, यहाँ पे लिमिट मैंने चेंज कर दी 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, और हमारे पास अंदर क्या बच गया, देखो आप देख सकते हो कि ये रहा हमारे पास से 1 अपॉन एक्स की पावर 5 है, तो देखो ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि एक्स की पावर हो जाएगा 5
अपॉन में ये एक्स स्क्वायर अपॉन में है ही, और हमारे पास देखो अंदर की साइड में देखो ई की पावर एक्स है, ठीक है, ये हमारे पास ई की पावर एक्स है ही, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, ई की पावर माइनस का वन भी तो है यार इसको तो भूल गए आप, ई की पावर माइनस वन भी तो है साथ में। वाह यार, गजब हो गया। ई की पावर माइनस वन को तो भूल गए हमारे पास, देखो ये रहा हमारे पास ई की पावर एच सी माइनस की लेमडा के टी माइनस का वन। सही बात है, आपने अगर पकड़ा होगा इस चीज़ को तो हम आपका धन्यवाद देते हैं, ठीक है। मतलब ये आपने अगर इस चीज़ को पकड़ लिया है कि हमने माइनस वन को यहाँ पे छोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं, आपने पकड़ लिया, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अपन ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये माइनस का वन आ जाएगा, डॉट डी एक्स आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब आपका यहाँ पे सवाल ये रहेगा कि हमने यहाँ पे लिमिट को, यहाँ पे देखो इन्फाइनाइट टू जीरो थी, यहाँ पे हमने जीरो टू इन्फाइनाइट कर दी। कैसे करी है, आपको यहाँ पे आपको पता हो लिमिट प्रॉपर्टी से सीमा की जो हमारे पास कंडीशंस हैं उसके अनुसार अपन ने चेंज करा कि जब अपन यहाँ पे इन्फिनिटी टू जीरो हमारे पास लिमिट है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस था, और जब हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं अर्थात जीरो टू इन्फिनिटी कर देते हैं तो हमारे पास नेगेटिव आगे आता है। तो देखो एक नेगेटिव ये था और एक नेगेटिव इसके कारण आया, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो हमने इसको चेंज कर दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। और यहाँ पे देखो थोड़ी सी काटा पीटी अपन कर लेते हैं। देखो एच से सी की पावर दो पर है, तो दो से कट जाएगा, बचेगा तीन। यहाँ पे पाँच है, एक कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा चार। तो बस अब लिख दो एट पाई एच सी, तो ऊपर बचेगा नहीं, तो यहाँ पे देखो के की पावर फोर आ जाएगा, टी की पावर फोर आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा देखो एच क्यूब और सी क्यूब। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन तो आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, यहाँ पे भी कैंसिल थोड़ा बहुत होगा, देखो ये यहाँ पे ये कट जाएगा, ये तीन बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा अपना पास इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब अपॉन में हमारे पास क्या बच जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस का वन डॉट डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है उसको आप सोल्व करोगे तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन को सोल्व करने के ऊपर हमारे पास आधा घंटा खर्च होएगा। तो मैंने आपको कहा था कि फिजिक्स के अंतर्गत अपन बात करते हैं, अपन इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है उसको अपन याद कर लेते हैं। और मैंने आपको चार नोट पांच नोट लिखवाए थे, उसमें साथ में आपको इसकी वैल्यू भी लिखाई थी, यानी कि एक्स क्यूब अपॉन में ए की पावर एक्स माइनस का वन, और मैंने कहा था कि इसको आप याद कर लेना, तो आप यहाँ पे इसको आराम से इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती क्या है, एक्स क्यूब अपॉन में ए की पावर एक्स माइनस की जो वैल्यू है वो होती क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू ये मानक इंटीग्रेशन है हमारे पास। तो इस मानक इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास होती है पाई की पावर कितनी है हमारे पास, फोर अपॉन में 15 है। तो इसकी वैल्यू अपन सीधा पुट करेंगे, किसमें, सीधा पुट करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को रख देते हैं अपन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, u इज इक्वल टू हमारे पास होगा एट पाई के की पावर फोर टी की पावर फोर, और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई की पावर फोर अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा, और एच क्यूब सी क्यूब हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है। फिर देखो अपन को क्या करना है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई यू की, ठीक है। ये इसको अपन क्या देते हैं समीकरण नंबर, देखो कौन सा है हमारे पास, ये तीन था हमारे पास, ठीक है। इसको समीकरण नंबर चार नाम दे दो। तो समीकरण नंबर चार हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू आ गई। और आपको पता है मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, किसका फॉर्मूला बताया था, आइंस्टीन का फॉर्मूला बताया था ऊर्जा घनत्व में और स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता ई के अंतर्गत। मैंने कहा था कि ई इज इक्वल टू सी यू अपॉन में फोर होता है। ये संबंध मैंने आपको बताया था, रिलेशन बताया था, और ये दिया है आइंस्टीन भाई साहब ने किसके बीच में, ऊर्जा घनत्व यू के बीच में और स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, ठीक है, उसके बीच में इज इक्वल टू सी ओपन में फोर है। तो यहाँ पे अपन को करना कुछ नहीं है, समीकरण चार की वैल्यू इसको अपन देखो समीकरण नंबर पाँच दे देता, मान लो समीकरण चार की वैल्यू पाँच में अपन को पुट करनी है, और यहाँ पे अपन को u की वैल्यू पुट करनी है, और हमारे पास जो हम निकालना चाहते हैं ना रिजल्ट ई इज इक्वल टू, वो हमारे पास अब वैल्यू आ जाएगी। तो देखना चमत्कार होने वाला है अब, और किस प्रकार होगा, मज़ा आएगा। देखो अब यहाँ पे u की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे देखना ध्यान से, अब थोड़ा सा ध्यान देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ e इज इक्वल टू सी यू हमारे पास है, ठीक है। तो c अपॉन में फोर तो मैं लिख देता हूँ पहले ही अलग से, ठीक है। डॉट हमारे पास जो u है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो एट पाई, ठीक है, एट पाई और k की पावर फोर टी की पावर फोर अपॉन में हमारे पास देखो
एच क्यूब था अलग से, डॉट सी की पावर हमारे पास कितनी होती, सी की पावर हमारे पास थी, आप देख सकते हो हमारे पास 5 थी, अगर आपको पता हो तो। देखो हमने यहाँ पे थोड़ी सी और गलती कर दी है, देखो ध्यान देखना। वो क्या करिए कि कुछ भी नहीं करिए, ठीक है, कुछ भी गलती नहीं करिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, मैं चेक कर रहा था, यहाँ पे 5 आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, देखो हमने लास्ट में पुट करा था, आपको पता हो तो, इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई की पावर 4 अपॉन में 15। तो सबकी वैल्यू अपन ने अलग अलग लिख दी है। अब अपन थोड़ी सी काटा पीटी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या क्या कटेगा, देखो ध्यान से देख सकते हो आप, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या कटेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सी की पावर 3 है, यहाँ पे एक सी से एक सी कट जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा यहाँ पे। फिर हमारे पास बची क्या, हमारे पास वैल्यू बच गई 2/15। ठीक है, पाई की पावर देखो, ये एक हमारे पास ये रही, एक हमारे पास ये रही, यानी कि पाई की पावर 5, के की पावर 4 है ये हमारे पास, अपॉन में हमारे पास देखो एच क्यूब सी स्क्वायर है ही, और हमारे पास देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इनटू में हमारे पास टी की पावर 4 भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमको यही वैल्यू चाहिए थी। स्टीफन जो बोल्ट्जमान का जो नियम था हमारा, वो था ई समानुपाती टी की पावर 4 के, और समानुपाती स्थिरांक आता है तो सिग्मा आता है हमारे पास, बोल्ट्जमान कांस्टेंट आता है हमारे पास से, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, सॉरी मैक्सवेल नहीं, स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक आता है हमारे पास सिग्मा। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 2/15 पाई की पावर 5 के 4 एच क्यूब सी स्क्वायर। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर दिया है, और देख सकते हो आप किस किस की सहायता से हमने यहाँ पे इस वैल्यू को निकाला है। तो क्या करते हैं अपन, वापस चलते हैं और वापस इसका क्विक रिवीजन करते हैं अपन, किसका, स्टीफन बोल्ट्जमान का जो नियम है, काफ़ी अच्छा नियम है। मतलब जो हमने वीन वैज्ञानिक का जो नियम पढ़ा है और रेले जीन्स का पढ़ा है, उससे की तुलना में ये काफ़ी अच्छा नियम है। ठीक है, तो इसका अपन वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एक छोटा सा क्विक रिवीजन। देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे अपन ने स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम पढ़ा था। यहाँ पे हमने क्या देखा, ई समानुपाती क्या है, टी की पावर 4 है। उसके बाद में ई हमारे पास, यहाँ पे सिग्मा क्या है हमारे पास, स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक आ गया। इसका मान होता है 2/15 पाई की पावर 5 और के 4 अपॉन में एच क्यूब सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करी, और ई इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू, अर्थात हमने ई इक्वल टू ये वैल्यू अगर अपन प्रूफ कर देंगे तो हम ये मान लेंगे कि वो स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि मतलब ऊर्जा घनत्व का जो वैल्यू होती है, कुल ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं, टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, कुल ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू यू लैम्डा डी लैम्डा। और मैंने कहा था ये 0 to इनफाइनाइट लिमिट किस प्रकार रखी है हमने, कि कृष्णिका के अंतर्गत जो कृष्णिका का जो गुणधर्म होता है वो क्या होता है कि वो निम्न ताप पर सभी तरंगों का अवशोषण करती है और उच्च ताप पर सभी तरंगों का उत्सर्जन कर देती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि वो सभी तरंग दैर्घ्य, यानी कि जितनी भी तरंग दैर्घ्य वाली तरंग है उनका अवशोषण और उत्सर्जन करती है। तो हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य होंगी 0 to इनफाइनाइट होगी। और यहाँ पे यू लैम्डा डी लैम्डा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा यानी कि एनर्जी डेंसिटी की अपन बात कर रहे हैं, वो लैम्डा कोमा लैम्डा प्लस डी लैम्डा अपन बात कर रहे हैं, अंतराल की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इसको पहले समझा दिया था, लैम्डा कोमा लैम्डा प्लस डी लैम्डा अंतराल को। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने इस फॉर्मूले को जनरेट किया है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, सिंपल यू लैम्डा डी लैम्डा प्लांक के विकिरण सूत्र से वैल्यू को निकाला। ठीक है, ये तो अपन को पता भी है, 8 पाई एस अपन लैम्डा की पावर 5 इंटू में 1 अपॉन ई की पावर एस अपन लैम्डा के टी माइनस का 1, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं अपन। उसके आगे हमने क्या करा, समीकरण नंबर 1 और 2 की सहायता से u इज इक्वल टू हमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में। उसके बाद में हमने क्या माना, x बराबर एस से पर में लैम्डा के टी मान लिया। और अब तो आपको पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पे x की फॉर्म में इसको क्यों किया था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर x की फॉर्म में इसको अपन ने बदला, x बराबर एस से पर में लैम्डा के टी, फिर यहाँ पे क्या करा हमने, लैम्डा की वैल्यू निकाली। तो लैम्डा बराबर कितना है, एस से पर में एच सी अपॉन में एक्स के टी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसको अपन x की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको अपन ने x की फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें एक तो देखो डी लैम्डा की वैल्यू चाहिए, और एक हमारे पास जो लिमिट इंटीग्रेशन की वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने देखो
इंटीग्रेशन जो लिमिट है उसको चेंज किया, लैम्डा की पावर 0 है तब हमारे पास एक्स की पावर इन्फिनिटी होगी, और जब हमारे पास लैम्डा की पावर कितनी है, लैम्डा की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी होगी तो हमारे पास एक्स की 0 होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में डी लैम्डा की वैल्यू आपको पता है किस प्रकार निकाली है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के बाद में। फिर यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास देखो माइनस आ गया, ये तो किस कारण, इसके कारण आया है, और इन्फिनिटी टू 0। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। फिर उसके बाद में अपन को यहाँ पे लैम्डा की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में यहाँ पे आगे यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमने लैम्डा के रूप में भी पुट कर दी है। ठीक है, तो यानी में देखो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 8π/80 अपॉन में यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद में हमने क्या किया, जो कॉन्स्टेंट है सारे उनको बाहर निकाल दिए और 0 to इन्फिनिट वैल्यू कर दी वापस। क्यों, क्योंकि हमारे पास बाहर नेगेटिव था। फिर हमने क्या करा, सीमा की जो कॉन्सेप्ट था, लिमिट का कॉन्सेप्ट था, उससे हमने इसकी जो सीमा है उसकी लिमिट है उसको चेंज कर दिया, 0 to इन्फिनिट कर दी। और यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल हमने इसका थोड़ा बहुत काटापीटी करी है और उसके बाद में हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया है। और आपको पता है कि एक्स क्यूब अपॉन की पावर एक्स माइनस का इंटीग्रेशन होता है वो पाई की पावर 4 अपॉन में 15 होता है। ये मैंने आपको लिखा दिया था नोट के अंतर्गत। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करी और हमने यू की वैल्यू को निकाला। और हमको पता है कि यू इज इक्वल टू, हमने बात करी है कि आइंस्टीन जो हमारा एक जो हमने मतलब जो आइंस्टीन था उन्होंने क्या करा था, हमें एक समीकरण दिया था, एक संबंध दिया था, किसमें, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता एवं एनर्जी डेंसिटी में, यू के अंतर्गत। तो ई इज इक्वल टू होता है C/4। यहाँ पे यू की वैल्यू रखेंगे और आंसर को लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास इस प्रकार हमने वैल्यू रखी है, ई इज इक्वल टू C/4। तो यहाँ पे अपन ने वैल्यू को काटापीटी करी और लास्ट में जाके हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो मेरे हिसाब से अब इसमें स्टीफन बोल्ट्जमान में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिना आंख बंद करके इसको कर सकते हो आप। ठीक है, तो एक काम आपको करना है कि इसको तो आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद रखना है लंबे समय के लिए। तो आपको क्या करना है, एक बार इसका रिवीजन आप खुद करना, उसके बाद में आप बिना देखें आप नोट पेपर में इसको लिख लेना। गारंटी है आपके लिए लॉन्ग समय के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और आप भूल भी जाते हो लेकिन इसके जो आंतरिक कॉन्सेप्ट है, अंदर के कॉन्सेप्ट, उनको आप नहीं भूलोगे। जब भी रिवीजन करोगे आपको तुरंत याद आ जाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया है और इस लेक्चर में अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब हमारा जो 6 क्वेश्चन है वो क्या है, आप देख ले, नोट्स में हमने बताया हुआ है और वैसे मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। हमारा जो 6 क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास जो वीन का विस्थापन नियम है, वीन का जो विस्थापन नियम है उसको बताइए पहले तो। फिर उसके बाद में हमारे पास जो वीन का विस्थापन नियम है वो तो बता देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, और उसके बाद में वीन का जो विकिरण नियम है, वीन का जो विकिरण नियम है उसका उपयोग करते हुए वीन के विस्थापन नियम को समझाना पड़ेगा। तो आ जाइए चलते हैं। अब हमारा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो मेरे हिसाब से तो आपको इन क्वेश्चन को करने में वैसे मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि इनमें है क्या, बिल्कुल यार खत्म रद्दी क्वेश्चन है। एक मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, लेकिन देखो यहाँ पे अगर आप चीज़ों में इंटरलिंक करोगे यानी कि अंतर संबंध बनाओगे ना, तभी जाके चीज़ें समझ में आएगी। तो देखो इसके लिए अपन को क्या करना है, रेगुलर स्टडी करनी है। और सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूसली अगर किसी आप चीज़ को पढ़ते हो तो आपको उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है। तो उसी लिए आपको करना क्या है, बस आपको करना ये है कि हमारे पास जितने भी हमने टॉपिक पढ़ा दिए हैं इसमें, इस लेक्चर में यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत, उन सभी लेक्चरों को आप रिविजन करें साथ के साथ और साथ के साथ प्रैक्टिस में रखें। और जो फॉर्मूले जो मैंने आपको याद करने के लिए कहे हैं वो मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूँ यहाँ पे। और देखो जब भी मैं आपसे बोलूँ ना कि जल्दी से वीन का विस्थापन नियम बताइए या फिर हमारे पास रेले-जीन्स का सूत्र लिखिए, तो देखो ईमानदारी की बात है। अब मैं देखूंगा तो क्या आप कैसे आपको, लेकिन फिर भी ईमानदारी से देखो आपको क्या करना है, रफ कॉपी बगल में रखनी है। और जब भी मैं आपसे कहूँ कि फटाफट रेले-जीन्स का फॉर्मूला लिख दो, वीन का लिख दो, ठीक है, तो आपको तुरंत रफ कॉपी में ईमानदारी से करना है ये काम। अगर इस प्रकार आपने किया है तो गारंटी लेता हूँ जब हमारी यूनिट खत्म होगी, यूनिट नंबर 4, तो यूनिट नंबर 4 खत्म होते अगर आपसे यूनिट नंबर 4 के जितने भी सवाल करा लिए जाएं तो आप गारंटी है कर सकते हो आप, अगर इस प्रकार मेरे हिसाब से मेरे कहे पे चलोगे तो है। और फिर आप देखो अगर आपने साथ साथ पढ़ लिया तो आप देख सकते हो यूनिट नंबर 4 है, इसमें चैप्टर 1 ही है, चैप्टर नंबर 7,
और आपको पता है 4 नहीं 8 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा, यानी कि आपको पता है 1 यूनिट 8 नंबर की होती है, तो 8 नंबर हम कंप्लीट कर लेंगे यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद में। तो ज्ञान बहुत हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखो 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमारे पास जो वीन का विकिरण सूत्र है ना, वीन के विकिरण सूत्र के द्वारा वीन का विस्थापन, वीन का जो डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसको समझाइए। तो सबसे पहले तो हमें क्या समझना पड़ेगा, जो वीन का जो विस्थापन नियम है, वैसे मैंने आपको समझाया भी था जब अपन ने ब्लैक बॉडी को पढ़ा था, कृष्ण का को पढ़ा था। तो वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम, तो देखो वीन का जो विस्थापन नियम है उसको अपन दोबारा समझ लेते हैं। हमारा क्या जाता है समझने में, बताओ क्या जाता है हमारा समझने में। देखो हम इनका विस्थापन नियम को समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनवाया था ब्लैक बॉडी का, मतलब ब्लैक बॉडी कृष्णिका के लिए ऊर्जा वितरण वक्र, तो उसको अपन दोबारा बनाते हैं और उसकी सहायता से इसको समझते हैं। इस प्रकार बनाया था, आपको याद हो तो। अरे यार ये तो कुछ ऐसे बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है यार। एक और भाई साहब इसके ऊपर बना देते हैं चलो इसके नीचे बना देते हैं, यहाँ पे ये बना दिया। मतलब अपन को जो वक्र बनाना है, इस वक्र को बनाते समय हमें जो सावधानियां रखनी है वो क्या रखनी है, आपको ये पता होना जरूरी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डायग्राम अच्छा नहीं बना, मतलब सही नहीं बना, तो इसको अपन सही बनाते हैं। देखो वापस करना क्या है आपको, डायग्राम बनाते समय ऊर्जा वितरण वक्र का, कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्र का डायग्राम बनाते समय आपको ये याद रखना है, क्या रखना है। अब देखना अपन डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे इस प्रकार बनाएंगे अपन डायग्राम। इस प्रकार आपको डायग्राम बनाना है, यानी कि देखो यहाँ पे अपन यहाँ पे अगर लाइन खींचे ना, देखो ये इस प्रकार लाइन खींचे तो ये अलग अलग हों एक तो, और देखो हमारे पास क्या होगा, अपन खींचते हैं डायग्राम किसके बीच में, एक तो हमारे पास लैम्डा होता है तरंगदैर्घ्य के रूप में, और एक होता है हमारे पास ई लैम्डा, यानी कि अपने पास स्पेक्ट्रम उत्सर्जन जो हमारे पास है ई के बीच में हमारे पास यहाँ पे अपन खींचते हैं संबंध, यहाँ पे अपन ग्राफ को बनाते हैं ऊर्जा वितरण वक्र को, ठीक है, ई लैम्डा के और लैम्डा के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखो हमारे पास इस एनर्जी को भी देखते हैं अपन, ठीक है, एनर्जी लेवल को भी देखते हैं इस ग्राफ के माध्यम से। और हम यहाँ पे टेम्परेचर के साथ देखो ये हमारे पास T1 हो गया, ये हमारे पास T2 हो गया, ये हमारे पास T3 हो गया, ये हमारे पास T4 हो गया, और आपको पता है ये क्या होगा, ये हमारे पास λ1, ये λ2, ये λ3, ये λ4 है। तो ये हमारे पास क्या है, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। तो सबसे पहले तो अपन कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की सहायता से वीन का विस्थापन नियम को समझते हैं। तो वीन का विस्थापन नियम क्या कहता है, देखो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में जैसे जैसे तापमान का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे ऊर्जा के शिखर मान में वृद्धि होती है, सही बात है। तो जैसे जैसे अपन तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा के शिखर मान से संबंधित हमारी जो तरंग दैर्घ्य है ना, λ4, λ3, λ2, λ1, इसको देखो ध्यान से। अब जैसे जैसे अपन तापमान बढ़ाएंगे, यानी कि देखो T4 हमारे पास क्या है, निम्नतम तापमान, T1 हमारे पास सबसे उच्च तापमान है। तो जैसे अपन ने ताप बढ़ाया T4 से T3, T3 से T2 और T2 से T1 किया, तो आपने क्या देखा, हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य λ4 से λ3 पे आ गया, λ3 से λ2 पे आ गया, और λ2 से λ1 पे आ गया। अर्थात हमने क्या कहा कि जो हमारे पास तरंग दैर्घ्य की वैल्यू है वो न्यूनतम मान की तरफ विस्थापित होती जा रही है। बस यही तो है हमारा वीन का विस्थापन नियम। हमारे पास जैसे जैसे अपन देखो यहाँ पे इसको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, बिल्कुल शानदार तरीके से। देखो जब अपन टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ऊर्जा, हमारे पास जो एनर्जी से, यानी कि हमारे पास ऊर्जा के जो शिखर मान है, हमारे पास देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, E1, E2, E3, E4, यानी कि ऊर्जा के जो शिखर मान से संबंधित हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य है, लैम्डा का जो मान है आपको पता है वो क्या होता है, वो न्यूनतम वैल्यू की तरफ शिफ्ट होता जाता है, न्यूनतम मान की तरफ प्रतिस्थापित होता है, प्रतिस्थापित होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो यार, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वीन का जो विस्थापन नियम है
वो आपके समझ में आ गया होगा। सही बात है। अब देखो वेन का जो विस्थापन नियम है उसको अपन एक मैथमेटिकली रूप में लिखें, अगर गणितीय रूप में लिखें तो उसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको। तो कैसे करेंगे आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना। क्या कह रहे हैं अपन, जब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू है वो न्यूनतम वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो क्या कहता है हमारा जो नियम है, लैम्डा मिनिमम मिनिमम होगा कब, जब समानुपाती होगा टेम्परेचर, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये देखा जाए तो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, और समानुपाती है किसके, 1/T के। आगे बात समझ में। तो जैसे अपन टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे वैसे अपन क्या होगा, हमारे पास जो लैम्डा मिनिमम का जो मान है, वो लैम्डा का जो मान है वो कम होगा। सही बात है। तो अब देखो हमारे पास क्या, इससे क्या समझ निकालते हैं अपन, जब हमारे पास यहाँ पे लैम्डा मिनिमम से यहाँ पे अपन इसको इस तरह घटाते हैं, यहाँ पे समानुपाती इस तरह घटाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक नियतांक आता है जिसका नाम है बी, और बी अपन में टी हो जाता है। और आपको पता है यहाँ पे बी क्या है, बी है वीन नियतांक। हमारे पास क्या है, वीन है, नियतांक है। ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी अपन एक कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि हमारे पास न्यू इज इक्वल टू, यानी कि आवर्ती का जो फॉर्मूला होता है वो सी अपॉन में लैम्डा होता है। हमारे पास जो न्यू का फॉर्मूला होता है, न्यू इज इक्वल टू हमारे पास होता है सी अपॉन में लैम्डा होता है। ठीक है। तो अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास जब हमारे पास लैम्डा मिनिमम होता है, मिनिमम देखो मिनिमम है, ये मिनिमम होता है। आपको पता है कि जो आवर्ती का जो मान है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे पास आवर्ती और जो तरंग दैर्घ्य हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जब हमारे पास लैम्डा का मान मिनिमम होगा तो हमारे पास आवर्ती का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसके सहायता से यहाँ से अपन तुलना कर देते हैं, इससे की सहायता से लैम्डा मिनिमम की वैल्यू ये है और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू हमारे पास ये है। दोनों की अपन तुलना कर देते हैं आपस में। देखो समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2, इसको नाम देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि देखो सी न्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू बी अपॉन में टी। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसको अपन उल्टा कर देते हैं, यानी कि इसको उल्टा करने का तात्पर्य ये है कि वी मैक्सिमम अपॉन में सी इज इक्वल टू क्या कर देते हैं अपन, टी अपॉन में बी कर देते हैं। सही है। और फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज और करते हैं, यहाँ पे वी मैक्सिमम अपॉन में करते हैं टी को और इज इक्वल टू करते हैं सी अपॉन में बी। और आप देख सकते हो यहाँ पे वी मैक्सिमम अपॉन में टी इज इक्वल टू सी अपॉन में बी है। सी हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है जिसका है प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बी हमारे पास क्या है, वीन का नियतांक है। तो यानी कि हमारे पास ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। यानी कि देखो अब देखो यहाँ पे वी मैक्सिमम अपॉन में टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो वीन का जो विस्थापन नियम है वो तो आपको पता चल गया। क्या होता है कि जब अपन टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य है उसकी जो वैल्यू है वो न्यूनतम मान की तरफ शिफ्ट होती है। इसको अपन ने डायग्राम के माध्यम से समझ लिया। लेकिन अपन को देखो इसको प्रूफ करना है किसके द्वारा, वीन का जो विकिरण नियम है उसके द्वारा प्रूफ करना है वीन का विस्थापन नियम। तो भाई कुछ मैथमेटिकल कोई चीज़ होगी हमारे पास जिसकी सहायता से अपन प्रूफ करेंगे। तो हमने क्या कहा, लैम्डा जो मिनिमम होता है हमारे पास, आपको पता है कि 1/T के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। फिर हमने क्या कहा, यहाँ पे इस तरह घटता है तो बी हमारे पास नियतांक आता है वीन का। उसके बाद हमने क्या कहा कि वी मतलब हमारे पास आवर्ती का जो फॉर्मूला होता है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। और न्यू मिनिमम की बात करते हैं लैम्डा की, तो हमको पता है हमारे पास सी अपॉन में हमारे पास क्या आता है, सी अपॉन में न्यू मैक्सिमम आएगा। ठीक है। तो क्योंकि लैम्डा और आवर्ती होती है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। फिर उसके बाद में क्या कहा हमने, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से हमने वैल्यू को बराबर कर दिया। वैल्यू को बराबर करने के बाद हमने क्या कहा, इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के बाद हमने क्या कहा, वी मैक्सिमम अपॉन में टी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। सी अपॉन बी क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो हमने क्या कहा, वी मैक्सिमम अपॉन में टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यदि हम, अब देखो ये हमारे पास जो वैल्यू है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम वीन के विकिरण सूत्र के द्वारा वी मैक्सिमम अपॉन में टी की वैल्यू अगर कांस्टेंट फाइंड कर देते हैं, चाहे कांस्टेंट कुछ भी आए, यहाँ पे सी अपॉन बी कांस्टेंट है तो वी अपॉन मैक्सिमम अपॉन टी की वैल्यू अपन कांस्टेंट फाइंड कर देते हैं, कांस्टेंट प्रूफ कर देते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं फिर उसकी जगह,
हम लिख सकते हैं कि वीन के विकिरण सूत्र के द्वारा हमने वीन का विस्थापन नियम प्रूव कर दिया है। तो अब यही प्रूव करना है हमें कि वीन का विकिरण जो सूत्र है उसका अपन को उपयोग करना है, और अपन को ये प्रूव करना है वी मैक्सिमम अपन में टी। यदि हम ऐसा प्रूव करने में सफल रहे तो अपन कह सकते हैं कि जो वीन का विकिरण सूत्र है हमारे पास वो वीन विस्थापन नियम का पालन करता है, या अपन कह सकते हैं कि वीन का विस्थापन नियम अपन ने प्रूव कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को ध्यान में रखना, वी मैक्सिमम अपन में टी की वैल्यू हमें कांस्टेंट फाइंड करनी है वीन के विस्थापन नियम को प्रूव करने के लिए। तो चलते हैं इसके प्रूफ पर चलते हैं। वीन का जो विस्थापन नियम है अपन प्रूफ करेंगे किसके द्वारा? वीन के विकिरण सूत्र के द्वारा करेंगे, ना कि प्लांक के द्वारा। याद रखना, वीन के विकिरण सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो अब देना थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो क्या करना है, हमें इसका प्रूफ करना है। सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं बीच में, सबसे पहले हमारा काम ये रहता है। उसके बाद में हम इसका प्रूफ करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो आपको पता है हम वीन के विकिरण सूत्र से इसको प्रूफ करेंगे, यानी कि वी मैक्सिमम में टी को कांस्टेंट प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले हमें तो वीन का जो विकिरण सूत्र है, मैंने आपको बताया था वीन का विकिरण सूत्र, वीन का जो विकिरण सूत्र मैंने आपको बताया था और लिखवाया भी था। तो वीन का जो विकिरण सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? और मैंने क्या कहा था, हमारे पास जो वीन का विकिरण सूत्र होता है वो चिरसम्मत भौतिकी का एक परिणाम है, जो कि कृष्णिका के ब्लैक बॉडी के जो ऊर्जा वितरण है उसमें लघु तरंग दैर्घ्य वाले भाग को समझाता है। अर्थात हमारे पास जो लो वेवलेंथ का जो पार्ट है उसको व्याख्या करता है, उसकी व्याख्या करता है कौन? विकिरण का, मतलब वीन का विकिरण सूत्र। और मैंने आपको वीन का विकिरण सूत्र की जो फॉर्मूला है वो भी आपको बताया था। अभी हमने जब प्लांक के द्वारा वीन का विकिरण सूत्र प्रूफ किया था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करने के लिए कहा था, जिसका नाम है यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए की पावर नहीं ए लैम्डा की पावर माइनस का 5 ई की पावर माइनस का ए अपॉन में लैम्डा टी डॉट डी लैम्डा। और मैंने क्या कहा था आपसे, यहाँ पे ए की वैल्यू है 8 पाई एच सी, और यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, छोटा स्मॉल ए है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास एच सी अपॉन में के। ये मैंने आपसे कहा था, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं अभी कुछ बात मैंने अभी कही थी आपसे कि मैं आपसे कभी भी किसी भी वक्त वीन का विकिरण सूत्र का फॉर्मूला, रेले जीन्स का विकिरण सूत्र का फॉर्मूला, प्लांक के विकिरण सूत्र का फॉर्मूला तरंग दैर्घ्य और आवर्ती के रूप में, ठीक है, और पीछे के सारे वैल्यू जो हाइगेन मान है हमारे पास, आइगेन फलन है, और हमारे पास मतलब हर्मिशियन और जितने भी हमारे पास हमने प्रूफ किए थे, ठीक है, प्रत्यास्थ मान और प्रसामान्यकृत वैल्यू, जितनी भी वैल्यू हमने प्रूफ करी है ना अभी तक, मैं यहाँ पे आपसे क्लास के अंतर्गत आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और ईमानदारी से उसका जवाब देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मैं वैल्यू तुरंत पूछता रहूँगा आपसे। और आप देखो, आपको देखो क्या करना है, आपको एक काम करना है, बगल में रखो पे रखनी है, और जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको तुरंत ईमानदारी से उसका आंसर आपके रख कॉपी में लिख देना है। और देखो आपको नहीं आएगा तो आपको खुद को पता है कि आपने खुद ने मेहनत नहीं करी और हमारे नंबर नहीं आएंगे फिर एग्ज़ाम में। सही बात है। तो साथ के साथ रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ठीक है। मैं आपका साथ के साथ टेस्ट भी ले लिया करूँगा, मतलब तुरंत शॉर्ट रूप से। तो अब चलते हैं यहाँ पे अपन वीन के विकिरण सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ए लैम्डा की पावर माइनस का 5 ए ई की पावर माइनस का ए अपन लैम्डा टी डॉट डी लैम्डा। अब हमें करना क्या है, हमें प्रूफ करना है इसकी सहायता से न्यू मैक्सिमम अपॉन में टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूफ करना है। अब देखो एक और जादू अपन करेंगे। वो जादू कैसे करेंगे आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे उस जादू को समझेंगे अपन। एक मैजिक करेंगे अपन, मतलब इसकी सहायता से वो वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो क्या मैजिक हो गया एक प्रकार देखा जाए तो, मतलब ये जादू है कि नहीं है बताओ। तो यहाँ पे अपन करना क्या है, देखो हमें करना अब ये है कि हमारे पास यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, इसको अपन को आवर्ती के रूप में चेंज करना पड़ेगा। अब आपका सवाल रहेगा क्यों, क्योंकि हमें आपको पता है हमें प्रूफ करना है न्यू मैक्सिमम अपॉन में टी। तो हमें न्यू तो चाहिए, पहले हमें न्यू तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो लैम्डा है
ये हमारे पास जो लैम्डा है उसकी जगह अपन को न्यू लाना है, अर्थात आवर्ती के रूप में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वापस लिख देते हैं अपन, जैसे ए लैम्डा की पावर माइनस का 5 ई की पावर माइनस का ए अपॉन में लैम्डा टी डॉट डी लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास इसको अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया अपन ने। अब देखना ध्यान से, अपन क्या कर रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में लैम्डा। ठीक है, और फिर देखो न्यू की वैल्यू तो हमने लिख दी, सही बात है, लेकिन हमें डी लैम्डा की वैल्यू तो चाहिए। आगे बात समझ में, अर्थात हम यहाँ पे इसको पूरी तरीके से अगर अपन न्यू में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि अपन को डी लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है कि लैम्डा बराबर सी अपन में क्या होता है, न्यू। और आपको मैंने कई बार निकलवा दिया ये तो। अब यहाँ पे इसका अपन अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, न्यू के सापेक्ष। अब हमें न्यू चाहिए तो हमें न्यू के सापेक्ष करना पड़ेगा, तो डी लैम्डा अपॉन में डी न्यू इज इक्वल टू, हमारे पास देखो सी कांस्टेंट है और आपको पता है 1 अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अपन यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन न्यू स्क्वायर इसका वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसका मॉडुलस लेते हैं, हमारे पास इसका मॉडुलस ले लेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी न्यू इज इक्वल टू मॉडुलस में सी अपॉन में माइनस का न्यू स्क्वायर। और आपको पता है मॉडुलस से नेगेटिव को खत्म कर देगा, यानी कि हमारे पास डी लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपॉन में आ जाएगी सी अपॉन में न्यू स्क्वायर डॉट डी न्यू। आगे से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 हमने लिखा है उसमें अपन को वैल्यू पुट कर देनी है, तो वैल्यू पुट कर दो भाई, वैल्यू पुट कर दो। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे किसी भी क्वेश्चन को भाई, देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप। अपन ने यहाँ पे न्यू की वैल्यू निकाली, न्यू बराबर सी अपन लैम्डा, तो यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास कितनी, सी अपन में न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखो समीकरण नंबर 1 में देख सकते हैं हमारे पास लैम्डा की वैल्यू में रखनी पड़ेगी सी अपन में न्यू। ठीक है, तो रख दो भाई मान रखने के बाद में पता चलेगा हमें क्या कैसे वैल्यू मिलेगी। सही बात है कि नहीं है। तो अब देखो हमारे पास सिंपल अगर इसको अपन लिखेंगे इसमें यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू ए आएगा हमारे पास। ठीक है, ए और अपन बात करते हैं यहाँ पे लैम्डा की पावर कितनी है, माइनस का 5 है, तो यहाँ पे देखो लैम्डा की पावर -5 है, तो इसको अपन ले आते हैं अपन, लैम्डा की पावर 5 हो जाएगा, और लैम्डा की मान कितना है अपन, सी अपॉन में न्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी अपॉन में न्यू की पावर हमारे पास, इसको ऊपर कर देते हैं अपन थोड़ा सा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी अपॉन में न्यू की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या करा अपन ने यहाँ पे ए ऐसे कैसे, लैम्डा की पावर -5 को अपॉन में लिया है, सी अपॉन में न्यू हो जाएगा, 5 हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस का है हमारे पास ए अपॉन में क्या है, लैम्डा की वैल्यू सी अपॉन में क्या हो जाएगा, न्यू, और यहाँ पे टी। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है ही कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास जो यहाँ पे टी है ना, ये अपॉन में है, आपको पता हो तो ये इसके अपॉन में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या है, डी लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है हमारे पास, वो है सी अपॉन में न्यू स्क्वायर डॉट डी न्यू। तो सारी जो वैल्यू है हमारे पास न्यू में चेंज होगी, अर्थात आवर्ती में चेंज हो चुकी है। तो इसको थोड़ा बहुत अपन कैलकुलेशन करके द्वारा सोल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास ये न्यू स्क्वायर है, यहाँ पे न्यू की पावर 5 आपको दिख रही हो तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगी कितनी, फिर यहाँ पे न्यू की पावर 3 बचेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने और क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सी है, यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, और अपने क्या चेंज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और तो बस यही है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू हमारे पास ए। ठीक है, ए और न्यू की पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाओ, तो न्यू की पावर 3 अपॉन में हमारे पास सी की पावर 4 बच गई। ठीक है, और अपन बात करते हैं यहाँ पे जो ई की पावर है ये अपॉन में थी, अपन देखा जाए तो अगर अपन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे माइनस का था हमारे पास ए अपॉन में लैम्डा टी, तो यहाँ पे देखो ये माइनस का ए अपॉन लैम्डा टी है, तो यहाँ पे माइनस था ना, तो इसको अपन अपॉन में ला सकते हैं, नहीं ला सकते, तो लिया हो, इसको क्या दिक्कत है बताओ, यहाँ इसको भी अपॉन में लिख देंगे, तो यानी ई की पावर हमारे पास हो जाएगा ए न्यू अपॉन में लैम्डा टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू अपन ने, हमारे पास ये क्या है, ये अपन ऊपर चल जाएगी। ठीक है, और हमारे पास ये न्यू है हमारे पास, वो ऊपर चल जाएगा ए के पास में, और सी हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देखना, हमारे पास सी बी है हमारे पास, और यहाँ पर लैम्डा थोड़ी आएगा, सी आएगा, यहाँ पे सी टी आएगा, सी टी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पे होगा हमारे पास ई की पावर कितना होगा, ए न्यू अपॉन में सी टी, और यहाँ पे हो जाएगा डी न्यू। एक एक चीज़ को समझाने की यहाँ पे कोशिश मैं कर रहा हूँ। इसको अपन समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। हमारे पास जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 हमारे पास है, ये हमारे पास किसका है, वीन का जो विकिरण नियम है, वीन का विकिरण नियम आवर्ती के रूप में, वीन का विकिरण नियम आवर्ती के
रूप में, ठीक है, आवर्ती के रूप में, आवर्ती के रूप में, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आवर्ती के रूप में तो हम निकाल लिया, क्यों निकाल लिया इसका भी आंसर आपको पता है। क्या पता है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है वी मैक्सिमम अपन में टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमें सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा वो हमें जो विकिरण सूत्र है उसको लैम्डा से अपने न्यू में चेंज करना पड़ेगा। तो न्यू में हमने इसको चेंज कर दिया है, आपको दिख रहा है। उसके बाद में अपन को करना क्या है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब एक कॉन्सेप्ट अपन लेके आ रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। कैसा? यहाँ पे अपन देखो, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमने समीकरण नंबर 2 में दोनों तरफ यानी कि डी न्यू अर्थात हमारे पास जो अवकल समीकरण जो कांस्टेंट है डी न्यू और डी न्यू दोनों के कांस्टेंट मतलब दोनों के गुणांक हैं उनके कोफिशिएंट की तुलना कराई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि हमें विकिरण का जो नियम है आवर्ती के रूप में, ये तो हमें समीकरण 2 मिल गया। अब यहाँ पे अपन कुछ चेंज कर रहे हैं, यानी कि मैंने आपसे क्या कहा था कि हम यहाँ पे जो अवकलन है हमारे पास डी न्यू की जो कांस्टेंट है उसकी तुलना करते हैं। तो हमारे पास देखो ध्यान से देखना, हमारे पास यू न्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू है, ए न्यू क्यूब अपॉन में सी की पावर 4 क्या है, और ई की पावर हमारे पास ए न्यू अपॉन में सी टी। ठीक है, तो मैं एक बात आपसे कहूँ, अगर आपके दिमाग में बैठती है तो है भाई, आपके दिमाग में बैठती है तो बताओ। यहाँ पे देखो ए कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यू कांस्टेंट नहीं है। अब अगर अपन यहाँ पे न्यू को कांस्टेंट बना दें तो आपको पता है कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, अवकलन होता है, वो 0 होता है। सही बात है, बैटरी के दिमाग में बताओ आप, तो बैटरी कि नहीं बैटरी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, देखो ध्यान से देखना, इस कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ पे डी इसका देखो अपन बात करते हैं इसका डी यू न्यू अपॉन में डी न्यू के सापेक्ष इसका अपन अवकलन करते थे 0। लेकिन देखो भाई 0 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमारे पास देखो ए कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास जो न्यू है वो कांस्टेंट नहीं है। तो एक कंडीशन अपन को यहाँ पे उपयोग में करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो न्यू है ना, न्यू उसकी वैल्यू, ये न्यू है, वी नहीं है, न्यू है, ये न्यू की जो वैल्यू है हम क्या उपयोग करेंगे, तो न्यू की वैल्यू अपन मैक्सिमम उपयोग करेंगे। और आपको पता है कि अपन ने 12th नहीं 11th क्लास में नहीं, फर्स्ट ईयर क्लास में हमने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हमारे पास जो मिनिमा और जो मैक्सिमा होती हैं वो हमारे पास दोनों कांस्टेंट होती है। आपको आप ही बताओ, ये दोनों पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने? मिनिमा और जो मैक्सिमा होती है हमारे पास कांस्टेंट होती है, नियत मतलब नियत वैल्यू होती है उनकी, ठीक है। तो आपको पता है, जैसे मान लो हमारे पास 1 है, 2 है, ठीक है। अब आपको पता है 1 हमारे पास न्यूनतम वैल्यू है, 2 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपको पता है 2 हमारे पास एक कांस्टेंट है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास एक कांस्टेंट की भांति कार्य करती है। उसी प्रकार हमने यहाँ पे जो न्यू है उसको अपने न्यू मैक्सिमम मान लिया। अब आपको पता है न्यू मैक्सिमम मान लिया ना, तो न्यू मैक्सिमम मान लिया तो हमारे पास जो न्यू हो गई वो भी कांस्टेंट हो गई। अब हमारे पास देखो ए कांस्टेंट न्यू कांस्टेंट हो गई क्योंकि हमने मैक्सिमम मान लिया, सी कांस्टेंट हो गई, ई कांस्टेंट हो गई। अब यहाँ पे देखो हमने जो डी यू न्यू है हमारे पास अपन में डी न्यू, इसका डेरिवेटिव 0 अपन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास पूरे कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में बैठा या नहीं बैठा ये बताओ आप। तो मेरे हिसाब से बैठ जाना चाहिए यार, देखो ठीक है। फिर देखो आगे क्या करेंगे अपन, आगे अपन करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, तो देखो जो कांस्टेंट है ए अपॉन में सी की पावर 4 अपने पास कांस्टेंट है, और उसके बाद में हमारे पास जो न्यू है इसमें भी न्यू आ रहा है तो इसको अंदर रखेंगे अपन। तो हमारे पास देखो ए अपॉन में सी की पावर 4 तो कांस्टेंट हो गई, और डी अपॉन में डी न्यू के सापेक्ष अपन देखो इसका एक तो न्यू क्यूब का अपॉन में ई की पावर ए न्यू अपॉन में सी टी का अपन अवकलन कर देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू इसका अवकलन 0 के बराबर होता है। और यहाँ पे कंडीशन क्या लेनी है कि हमारे पास जो न्यू है वो न्यू हमारे पास मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव करने के बाद में जो वैल्यू मिलेगी वो देखना आप, उससे आएगा मजा आप। तो यहाँ पे देखते हैं उसका अपन अवकलन करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना। ए अपॉन में सी की पावर 4 तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्या है बताओ, हमारे पास है ए की पावर से, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है।
और आपको पता है हम अवकलन किसका कर रहे हैं, यहाँ पे देखो यार ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, हम किसका अवकलन कर रहे हैं भाई, जो पीछे लिखा हुआ है ना उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमको अवकलन करना है ए अपॉन में सी की पावर 4 और बात करते हैं यहाँ पे डी अपॉन में डी न्यू और न्यू क्यूब अपॉन में ई की पावर ए न्यू अपॉन में सी टी का अवकलन करना है। इसका अवकलन 0 के बराबर होता है। इसका अपन अवकलन कर रहे हैं, इसका देखो, तो यहाँ पे इसका अवकलन कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश करना। देखो हम यहाँ पे इसको अपन भाग रूल से अपन इसका अवकलन करते हैं डिवाइड रूल से। तो डिवाइड रूल क्या कहता है, ई की पावर ई का स्क्वायर, अर्थात देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू न्यू, आपको पता है इसका स्क्वायर होता नहीं है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए टू ए न्यू अपॉन में सी टी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है, बताओ, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, देखो यहाँ पे जो न्यू है इसको, इसका अपन ने क्या कर दिया, इसका चलो अपन ने कर दिया इसका अवकलन, तो 3 न्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करा, हमारे पास जो ई ये हमारे पास ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ए न्यू अपॉन में सी टी हमारे पास कांस्टेंट हो गया, माइनस हमारे पास न्यू क्यूब रहेगा स्थिर, और हमारे पास हो जाएगा किसका, इसका होएगा ई की पावर ए न्यू अपॉन में सी टी का। तो हमारे पास देखो, हमारे पास जो ए न्यू अपॉन में सी टी है, ई की पावर ए न्यू अपॉन में सी टी, उसका तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स हो गया, फिर एक्स का भी करेंगे यानी कि इस न्यू का भी करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई। तो देखो न्यू का वैल्यू जो न्यू है उसका तो हो गया 1, और हमारे पास आ गया ए अपॉन में सी टी भी आएगा साथ के साथ, इसका आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास इसका अवकलन हमारे पास हो गया, लेकिन कंडीशन क्या है, न्यू इज इक्वल टू न्यू मैक्सिमम। इसको अगर आप भूल गए ना तो आपके 4 नंबर काट लेगा, अगर ये 4 नंबर में सवाल आता है तो इसको ध्यान में रखना है, आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है। अब देखो अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आती है उसको अपन कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, और जो बचेगा उसको अंदर रख देते हैं। तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कॉमन वैल्यू आ रही है, आप देख सकते हो क्या क्या आ रही है, आप खुद देखो। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करते हैं इसकी, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ई की पावर क्या है 2x अपन में सी टी है, तो आप देखो यहाँ से अपन देखो क्या करें, ऊपर से हमने पास कॉमन क्या आया, न्यू स्क्वायर को बनाया, तो देखो ए न्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, न्यू स्क्वायर, देखो यहाँ पे न्यू स्क्वायर न्यू क्यूब है तो न्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और अपॉन में देखो सी की पावर 4 है हमारे पास, ठीक है। और देखो हमने ई की पावर क्या ले लिया कॉमन, यहाँ पे ई की पावर ए न्यू अपॉन में सी टी कॉमन ले लिया, क्यों, हमारे पास यहाँ पे ए ई की पावर क्या है हमारे पास 2 है हमारे पास, तो आप देखो यहाँ पे इस एक हमारे पास बच जाएगा अंदर, तो एक से अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अपन ने एक को अंदर रख दिया। और यहाँ पे कंडीशन क्या लेंगे, यहाँ पे न्यू है हमारे पास मैक्सिमम होगा, यहाँ पे भी न्यू हमारे पास मैक्सिमम होगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा 3 बचेगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। माइनस का बचेगा हमारे पास, देखो ए हमारे पास बच जाएगा ऐसे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास ए ऐसे कैसे बच जाएगा, ठीक है, और ए बचेगा हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास क्या बचेगा, उसके अलावा हमारे पास बचेगा यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पे बचेगा न्यू बचेगा, यानी कि न्यू मैक्सिमम बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जो अपॉन में देखो यहाँ पे सी टी है तो वो सी टी बच जाएगा हमारे पास, आप खुद देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे इस 3 के साथ नहीं है, ये इसके साथ है, केवल इसके साथ ये सी टी अपन में बच जाएगा, यानी कि देखो ए तो हमारे पास ऊपर है ही, और सी टी अपन बच जाएगा, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कैलकुलेशन में क्या किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया। देखो यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन ने इस 3 2ax में सिटी में से एक को बाहर ले लिया, यानी कि ए न्यू मैक्सिमम अपन सिटी इसको बाहर ले लिया, ई की पावर ए अपन में न्यू सिटी अपन पास एक बच रहा है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे इसका अपन डिवाइड लगाएंगे यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका डिवाइड लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो न्यू स्क्वायर बाहर लेने के बाद में 3 बच गया, यहाँ पे सिंपल 3 बचने के बाद में यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया सिंपल माइनस का, और ये यहाँ पे ए है तो ये ए बच गया, ठीक है। न्यू बचेगा यहाँ पे न्यू, लेकिन कौन सा मैक्सिमम होगा न्यू, ठीक है, क्योंकि न्यू मैक्सिमम कॉन्स्टेंट अपन ले रहे हैं। और उसके अपान में देखिए यहाँ पे सी टी है तो सी टी अपन में बच जाएगा, ये सी टी केवल इसी के अपोन में है, ठीक है। और यहाँ पे 3 बच गया हमारे पास, ठीक है। आगे बात कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास 0 बराबर में है, ठीक है। अब हमारे पास देखो ध्यान से देखना, हमारे पास देखो ए हमारे पास है, और हमारे पास न्यू हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ पे C4 है हमारे पास, यहाँ पे ये सारे पूरे कॉन्स्टेंट है, यानी कि इनकी वैल्यू हमारे पास 0 नहीं हो सकती है। यानी कि देखो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो ए न्यू मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन में सी की पावर 4 ई की पावर हमारे पास ए न्यू मैक्सिमम अपॉन में सी टी नॉट इज इक्वल टू 0, क्यों, ये सारे कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखो हमारे पास देखो ये फिर ये 0 नहीं है तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, तो 3 माइनस का ए
न्यू मैक्सिमम अपॉन में क्या करेंगे, देखो सी टी कर देंगे, इज इक्वल टू हमारे पास जीरो हो जाएगी। उसके बाद में देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन अपन कर देते हैं, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऊपर कर देते हैं और थोड़ा सा ध्यान से देखो, अपन क्या कर देते हैं, इसको उधर जाते हैं, यानी कि ए न्यू मैक्सिमम अपॉन में क्या हो जाएगा, सी टी इज इक्वल टू 3। और आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो न्यू मैक्सिमम अपॉन में देखो क्या करते हैं अपन, टी को यहाँ रहने देते हैं और ऊपर इधर ले जाते हैं और 3 सी अपॉन में क्या हो जाएगा, और ये क्या है आपको पता है 3 कॉन्स्टेंट, सी कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट। तो आ गया हमारे पास आंसर, यानी कि वी मैक्सिमम अपॉन में टी की वैल्यू हमने कॉन्स्टेंट प्रूव कर दी है। तो आपके मजे हो गए। अब कैसे, क्योंकि हमने जो हमारा स्टीफन बोल्ट्जमान का जो नियम था उसको थोड़ा बहुत सोल्व करके हमने क्या निकाला था कि वी मैक्सिमम अपॉन में टी की जो वैल्यू है हमें कांस्टेंट प्रूफ करनी है, और हमने वीन के विकिरण सूत्र की सहायता से हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारे पास वी मैक्सिमम अपॉन में टी की जो वैल्यू है कांस्टेंट आएगी। अब देखो अपन क्या कर देते हैं, वापस 2 मिनट के अंतर्गत ये जो हमने पूरा जो रामायण की कैलकुलेशन करी है उसको दोबारा समझ लेते हैं एक बार वापस से। तो आइए चलते हैं वापस समझते हैं, यहाँ से समझते हैं अपन, यहाँ से चलो पीछे समझ लेते हैं। हमारे पास जो वीन का विकिरण नियम था, तो देखो यहाँ पे दोबारा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। वीन का विकिरण नियम बिल्कुल भूल जाओ, अपन ने जो भी किया उसको भूल जाओ, ठीक है। वीन का विस्थापन नियम समझेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले वीन का विस्थापन नियम क्या होता है, टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो हमारे पास लैम्डा का जो मान है वो न्यूनतम वैल्यू की तरफ प्रतिस्थापित होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, लैम्डा मिनिमम होता है हमारे पास 1/में टी के समानुपाती होता है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमारे पास समानुपाती स्थिरांक हटाया, बी हमारे पास वीन नियतांक आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, सिंपल कैलकुलेशन करिए, न्यू हमारे पास सी अपन लैम्डा होता है, लैम्डा मिनिमम हमारे पास कितना हो गया, सी अपन में न्यू मैक्सिमम हो गया। दोनों की तुलना कर दी तो सी अपन में न्यू मैक्सिमम बराबर बी अपन टी आ गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि न्यू मैक्सिमम अपन सी इज इक्वल टू टी अपन बी, और न्यू मैक्सिमम अपन में टी इज इक्वल टू सी अपन बी, अर्थात न्यू मैक्सिमम अपन में ये न्यू है वी नहीं है, ये क्या है न्यू है। तो न्यू मैक्सिमम अपन में टी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट आ गया। यदि हम क्या करेंगे, यदि हमें न्यू मैक्सिमम टी हमारे पास कॉन्स्टेंट अगर हमने प्रूव कर दिया तो हम किसका, वीन का विस्थापन नियम प्रूव कर देंगे विकिरण सूत्र से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमने क्या करा, सिंपल वीन का जो विकिरण सूत्र हमारे पास उसका उपयोग करा। वीन का विकिरण सूत्र क्या कहता है हमारा, यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर ए लैम्डा की पावर माइनस वन, ए की पावर माइनस एटी अपन में लैम्डा के टी माइनस डॉट हमारे पास डी टी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 8/SC, और ए की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए की, SC अपन में के हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज किया, और यहाँ पे देखो हमने क्या करा कि जो हमारे पास है हमें प्रूफ क्या करना है, हमें न्यू मैक्सिमम टी बराबर हमें कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो हमारे पास जो ये है वैल्यू है इसको अपन को न्यू में चेंज करना पड़ेगा, आवर्ती में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, न्यू बराबर सी अपन लैम्डा होता है, तो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल दी, और यहाँ पे हमने देखो सबसे पहले हमने क्या करा, डी लैम्डा की वैल्यू निकाली, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पास यहाँ पे इसमें वैल्यू रख दी। वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास देखो समीकरण नंबर 2 आ गया, वो आवर्ती के रूप में हमारा क्या आ गया, वीन का विकिरण सूत्र आ गया। उसके बाद में छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने उपयोग में लिया है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यदि ऊर्जा घनत्व का मान 0 के बराबर हो जाएगा यदि कांस्टेंट आए, तो यहाँ पे देख सकते हो ए हमारे पास कांस्टेंट है, सी हमारे पास कांस्टेंट है, ए हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास आवर्ती हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल के रूप में काम कर रही है, यानी वेरी हो सकती है। लेकिन यदि हम इस आवर्ती को मैक्सिमम कर दे, और आपको पता है मिनिमा और मैक्सिमम हमारे पास कांस्टेंट होती हैं, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमा कांस्टेंट होती हैं, तो हमने इसको अपन मैक्सिमम कर देते हैं, तो हमारे पास सारे कांस्टेंट यानी कि ए न्यू सब हमारे पास कांस्टेंट आ जाएंगे। तो हमारे पास दो हम डी न्यू अपन में डी न्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसका अवकलन कर दिया। अवकलन करने के बाद में यहाँ पे सिंपल इसका अवकलन करने के बाद में देखो यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, ये हमारे पास आ जाएगा पूरा मैटर हमारे पास न्यू मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करा, इस कांस्टेंट को बाहर ले लिया। उसके बाद में ये कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करने के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, सारे कांस्टेंट है। फिर हमने यहाँ पे इसको 0 के बराबर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो वैल्यू आई है, हमारे पास न्यू मैक्सिमम अपन में टी इक्वल टू कांस्टेंट आ गई। तो हमें ये प्रूव करना था, अटा ठीक है। तो हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब मिलते हैं हमारे पास सेकंड जो हमारा अगला जो लेक्चर आएगा, उसमें अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में 7वें क्वेश्चन पे, जिसमें अपन बात करेंगे वीन का जो विस्थापन नियम है वो क्या होता है, ठीक है। और उसके द्वारा अपन बात करते हैं वीन का जो विस्थापन नियम है उसको अपन प्रूव करेंगे, और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा डिटेल से आप भी पढ़ के आना, और मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे और भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, ठीक है। तब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।